हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 से चैप्टर 1 सेट्स का थर्ड पार्ट करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने सेट की डेफिनेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से किस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसेट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स जिसमें हमने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पावर सेट्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको लिखा जाता है, और कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। जब भी किसी सेट को पिक्टोरिकली हमें रिप्रेजेंट करना हो एक पिक्चर के रूप में, तो उस जो पिक्चर होती है जिस तरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। जैसे हम फंक्शंस के लिए ग्राफ पढ़ते हैं, उसी तरह सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम पढ़ते हैं। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए U यूनिवर्सल सेट है जिसमें हम एलिमेंट्स दिए हैं 1 to 10, और एक सेट गिवन है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 to 3, एक सेट B है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4, एक सेट मान लीजिए C है जिसमें एलिमेंट है 2 5 6। तो ये सभी U से लिए गए हैं। अब हमें इन सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट को इस तरह से लिखा जाता है। अब जो उसके अंदर सेट्स बनाते हैं, क्योंकि सभी सेट्स क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट होंगे, तो सबसेट को हम यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे सभी, और जितने भी सेट्स होते हैं उनको हम सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं और इंटरसेक्टिंग फॉर्म में लिखते हैं यदि उसमें कुछ भी कॉमन है। अब मान लीजिए हमें 3 सेट्स हम रिप्रेजेंट करने हैं, A, B एंड C। देख सकते हैं हमने तीनों सेट्स को इंटरसेक्टिंग फॉर्म में लिखा है, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से। अगर हम इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे इसमें सेट में, तो किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों सेट्स में क्या कॉमन है। तो यदि हम इसमें देखें 2 कॉमन है तीनों सेट में। अब हमें बताया इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये पोर्शन। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 जो कि तीनों में कॉमन था। अब हम देखते हैं A और B में क्या कॉमन है। अब देखें A और B में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब A और B का कॉमन पोर्शन ये है, तो 3 और लिख देते हैं इसमें। फिर हम देखते हैं B और C में क्या कॉमन है। B और C में केवल ये 2 कॉमन था जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब देखते हैं A और C में क्या कॉमन है। A और C में भी केवल ये 2 कॉमन था जो हम लिख चुके हैं। अब A के एलिमेंट्स लिखते हैं। A में एलिमेंट्स है 1 2 3, तो 2 और 3 तो हम लिख चुके हैं, 1 रह गया, 1 को हम ऐसे लिख देते हैं। अब B के एलिमेंट्स लिखेंगे। B में एलिमेंट्स है 2 3 एंड 4, 2 और 3 B में आ चुके हैं, तो ये हमने 4 लिख दिया। अब C के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 5 एंड 6, 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं C के अंदर, तो 5 एंड 6। अब U में एलिमेंट्स हैं 1 to 10,
तो 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे 7, कहीं भी लिख सकते हैं, 8 9 एंड 10। तो हमने इस तरह से सभी सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां से वेन डायग्राम देखकर हम बता सकते हैं कि किसी सेट का यूनियन क्या होगा, किसी सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, दो सेट्स का डिफरेंस क्या होगा, तो जो भी प्रॉपर्टी या कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम केवल एक वेन डायग्राम देखकर बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूछा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन मींस कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी का कॉमन है। तो ए और बी में कॉमन क्या है, ये पोर्शन। तो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट, मान लीजिए हम इसको सपोज हम इसको रिप्रेजेंट करना है, तो जो कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। मान लीजिए हमें बताना है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में क्या करते हैं हम, ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट्स को हटा देते हैं। तो देखिए ए ये है, बी ये है, तो जब बी को हटाएंगे तो क्या बचेगा, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये ए माइनस बी हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम वेन डायग्राम से बता सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स करते हैं और कुछ और टाइप्स हम इसमें देखेंगे। अब मान लीजिए हमें सबसेट को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। एक सेट है ए, कोई भी यूनिवर्सल सेट है इसके, मान लीजिए हम ले रहे हैं ए बी सी एंड डी। एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स हैं बी सी, और समथिंग ये मान लीजिए अप टू जेड, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट हो गया। ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमें इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि मैंने बताया यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब हमें सबसेट को लिखना है। देखिए बड़ा सेट है ए, तो यहां पर अगर हम देखें बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और ये इसका प्रॉपर सबसेट है क्योंकि बी के सभी एलिमेंट्स ए में है और बी ए के इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे ए एंड बी, तो बी ए के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि बी ए का सबसेट है। अब अगर हम इसके एलिमेंट लिखते हैं तो ये हो जाएंगे बी सी ए डी, कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं ए में 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और बी में 2 एलिमेंट्स हैं बी एंड सी। तो इस तरह से हम सबसेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए हमें कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सपोज हमें यही ले लेते हैं और इसमें हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। केवल ए के लिए बना रहा हूं मैं। तो अब ए सेट ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट से हम ए को हटा देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट ये रेक्टेंगुलर रीजन है, ये पूरा ए ये सेट है। तो जब इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये जो बाहर का रीजन है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो रीजन with horizontal lines represent a complement and elements in a complement will be E F G up to Z। तो मैंने यहां पर लिखे नहीं है, लिख सकते हैं E F G, इस तरह से सभी लिखकर ये अप टू Z सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम A कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दें। अब अगर हम यूनियन की बात करते हैं,
मान लीजिए एक डिफरेंट क्वेश्चन ले लेता हूं, U इज एनी यूनिवर्सल सेट। चलो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। मैंने एक फाइनाइट सेट लिया ये। ए मान लीजिए गिवन है हमें 1 2 3, बी गिवन है 2 4 5। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन इंटरसेक्शन दोनों ले लेते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सेम क्वेश्चन में हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यदि सेट्स में कुछ कॉमन होता है तो वो इंटरसेक्टिंग फॉर्म में लिखते हैं, ए एंड बी। ये रेक्ट सर्कुलर फॉर्म में होंगे, ए बी। तो सबसे पहले देखते हैं ए और बी में कॉमन क्या है। तो ए और बी में अगर हमें एलिमेंट्स भी नहीं लिखने तो हम केवल यहां से बता सकते हैं कि ये जो रीजन है ये ए इंटरसेक्शन बी होगा, और जो ये रीजन है, रीजन विद वर्टिकल लाइंस, रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। रीजन विद हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, एंड रीजन विद वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। अब यदि चाहे तो हम इसके एलिमेंट्स लिख सकते हैं। कॉमन एलिमेंट्स देखें तो 2 कॉमन है, ये कॉमन एलिमेंट आ गया 1 3 4 5। तो अगर हम वैसे भी चेक करें, ए इंटरसेक्शन बी 2, ए यूनियन बी 1 2 3 4 एंड 5। तो हम दोनों तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वेन डायग्राम में भी और ऑपरेशन अप्लाई करके भी। दोनों सेम ही आंसर आता है। और जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं सेट्स में, तो उसमें यदि हम वेन डायग्राम से उसको सोल्व करते हैं तो कंपैरेटिवली वो इजी होता है। अब मान लीजिए हमें किसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, तो हम उसको ऑपरेशन अप्लाई करके तो वेरीफाई करते हैं। मैं उसको वेन डायग्राम से वेरीफाई करके दिखाता हूं कि किस तरह से हम वेन डायग्राम से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये इक्वल होता है ए माइनस बी। इसको हमें वेरीफाई करना है यूजिंग वेन डायग्राम। यदि हमें सेट्स गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है, तो हम इसको कर सकते हैं। या एक काम करते हैं, हम दोनों तरह से इसको सोल्व कर देते हैं, है ना, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं रैंडमली कुछ सेट ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 ये यूनिवर्सल सेट लिया, 2 3 4 एंड बी इज 3 5। अब मुझे वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से भी और ऑपरेशन अप्लाई करके भी, इस तरह से। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हमें बी डैश फाइंड करना है, फिर जो बी डैश आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो मैं बी डैश लिख लेता हूं, बी डैश होगा u माइनस बी। तो u से हम b के एलिमेंट्स को हटा देते हैं, तो u से b के एलिमेंट्स को हटाएंगे तो ये बच जाएगा 1 2 4 एंड 6। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो दोनों इंटरसेक्शन होता है कॉमन, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2 एंड 4। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, ए माइनस बी।
ए से बी के एलिमेंट्स को हटाना है, तो देख सकते हैं बी का एक एलिमेंट है 3 जो ए में आ रहा है, तो इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा 2 और 4। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये रिजल्ट वेरीफाई होता है। अब हमें इसी को वेन डायग्राम से वेरीफाई करना है, तो मैं 2 डिफरेंट वेन डायग्राम बनाऊंगा और शो करूंगा कि दोनों का जो रीजन आता है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है, वो सेम रीजन है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए बना लेते हैं, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए बना रहे हैं। ये यूनिवर्सल सेट ए एंड बी, और मैं इधर राइट हैंड साइड के लिए लिख लेता हूं ए एंड बी। ठीक है, अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले हमें बी डैश फाइंड करना है। बी डैश का मतलब होता है यू माइनस बी, तो बी को हटा देंगे, तो बी को हटाएंगे तो ये रीजन आ गया शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स बी डैश। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडेड रीजन हमने फाइंड लिखा है, ये बी डैश है, ये बी के बाहर का रीजन है। अब हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी जो ए के साथ ये कॉमन रीजन आ रहा है। तो देख सकते हैं ए के साथ कॉमन रीजन क्या आ रहा है, ये जो शेडेड रीजन था इसका ये रीजन ए के साथ कॉमन आ रहा है, यानी रीजन शेडेड विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, जिसमें बॉक्सेस बने हुए हैं। ये रीजन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है, यानी मैं लिख सकता हूं ऐसे लिख ले, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्सेस। तो ये क्योंकि इससे हम इजीली समझ सकते हैं जो ये रीजन है बॉक्सेस वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड का मतलब होता है ए माइनस बी, यानी ए से हमें बी को हटाना है। तो ए से बी का रीजन हटा देंगे तो ये बचेगा देख सकते हैं यहां पर रीजन शेडेड विद हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए माइनस बी। तो हम दोनों वेन डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रीजन आ रहा है वो सेम रीजन है, इसमें यही रीजन है और इसमें भी ये रीजन है। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम को यूज करके भी रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए कुछ फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन में और सेट्स में रिलेशन बताते हैं। मान लीजिए हमें 2 सेट्स गिवन है ए एंड बी, और हमें उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हैं, ए में, बी में, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी में। तो जो रिलेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। हम इसको यूज करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ये 2 सेट्स के लिए होता है, ये यूनियन और इंटरसेक्शन में रिलेशन है। अब यदि हमें 3 सेट्स गिवन है ए बी एंड सी, तो उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 सेट्स के लिए फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड सेट्स विच आर गिवन। जो भी सेट्स हमें गिवन है ये रिलेशन होता है 3 सेट्स के लिए हम ये अप्लाई करते हैं। अब इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम ये फॉर्मूला यूज करके भी सोल्व कर सकते हैं और वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हैं। अब चॉइस होती है कि हम किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए जैसे अगर हम पूरा डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो उसको हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और यदि हमें सपोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या फिर इन द ब्लैंक्स समथिंग तो उसको, या ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हैं, इन जनरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उसको हम यदि वेन डायग्राम से करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है वो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो कोशिश करेंगे कि उनको दोनों मेथड से करें हम, या कुछ क्वेश्चन जो हमें लगेगा कि वेन डायग्राम से वो इजीली हो सकते हैं तो उनको वेन डायग्राम अप्लाई करके उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक हिंदी, 20 स्पीक इंग्लिश, 10 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। एक कमेटी है जिसमें 50 पीपल 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 10 लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। हमें बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम दोनों में से एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं। ठीक है, तो लेट NH बी नंबर ऑफ पीपल who speak Hindi NE represents number of people, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, who speak English and NH इंटरसेक्शन E who speak both languages। देखिए इंटरसेक्शन होता है कॉमन, यानी जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि दोनों में से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं। अब कम से कम एक का मतलब क्या होगा, या तो हिंदी बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो या दोनों बोलते हो। अब जैसे अगर हम यूनियन की बात करें, यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर हम ए यूनियन बी लिख रहे हैं या एच यूनियन ई लिख रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि या तो वो एलिमेंट एच में है या ई में है या दोनों में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें यूनियन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने फॉर्मूला लिखा था, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए मैं लिख देता हूं, हमें एन एच गिवन है 50, एन ई गिवन है 20, एन एच इंटरसेक्शन ई ये गिवन है 10, जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, एन एच 50 प्लस 20 माइनस 10, तो 70 माइनस 10 60। सो देयर आर 60 पीपल हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। तो ये आंसर है। अब इसी को अगर हमें वेन डायग्राम से करना है तो उसको किस तरह से करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट
एच ई। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी हम वेन डायग्राम में एलिमेंट्स लिखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे बात करें, ये कॉमन रीजन ये है, इट मीन्स ये वो लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो कितने लोग हैं ये? 10। अब बात करते हैं हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं। हिंदी बोलने वाले हैं टोटल 50। अब उसमें से 10 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, तो रिमेनिंग कितने हैं? 40। तो ये 50 पीपल हो गए जो हिंदी बोलते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की, टोटल है 20। 10 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो रिमेनिंग 10। तो अब देख सकते हैं H यूनियन E कितना हो गया? 60। सो देयर आर 60 पीपल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। In a survey of 425 students in a school, it was found that 115 drink apple juice, 160 drink orange juice, and 80 drink both apple as well as orange juice. How many drink neither apple juice nor orange juice? देखिए, किसी स्कूल के 425 स्टूडेंट्स पे एक सर्वे किया गया और ये पाया कि उनमें से 115 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो एप्पल जूस पसंद करते हैं, एप्पल जूस पीते हैं। 160 ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस पीते हैं और 80 ऐसे हैं जो एप्पल और ऑरेंज दोनों तरह का जूस पीते हैं। हमें बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी जूस नहीं पीते, ना उनको ऑरेंज जूस पसंद है और ना ही एप्पल जूस पसंद है। तो इसको भी हम दोनों मेथड से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सर्वे किया गया है ये यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां से लिए गए हैं, इसका मतलब ये क्या हो गए? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो भी सेट्स हम कंसीडर कर रहे हैं उन सब का सुपर सेट होता है, यानी जहां से वो सेट लिए गए हैं। तो एनयू गिवन है हमें 425। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, एन ए ये मान रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हु ड्रिंक एप्पल जूस। सो देयर आर 115 स्टूडेंट्स हु ड्रिंक एप्पल जूस। अब बात करते हैं ऑरेंज की, तो एन ओ, मैं ओ से ऑरेंज लिख रहा हूं, वही मैंने यूज कर लिया। ये है 160। अब जो दोनों जूस पसंद करते हैं, एन ए इंटरसेक्शन ओ, यह है जो एप्पल और ऑरेंज दोनों तरह का जूस पीते हैं, 80 स्टूडेंट्स। अब हमें वो फाइंड करने हैं जो कोई भी जूस नहीं पीते। अब ए यूनियन ओ क्या होगा? यानी जो कम से कम एक जूस जरूर पीते हैं। ए यूनियन ओ क्या होगा? जो कम से कम एक जूस जरूर पीते हैं, या तो वो एप्पल जूस पीते हैं या ऑरेंज जूस पीते हैं, दोनों में से दोनों पीते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एन ए यूनियन ओ ये हो जाएगा एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ। वैल्यूज पुट करते हैं, 115 प्लस 160 माइनस 80। सोल्व कर देते हैं, ये हो गया 275 माइनस 80 195। दोनों को ऐड किया 275 हो गया, उसमें से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे 195। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक जूस पसंद करते हैं। अब जो एक भी पसंद नहीं करते, इसका मतलब क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन ओ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एन ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
एन यू माइनस एन ए यूनियन ओ। अब एन यू में कितने एलिमेंट्स हैं? 425। ये टोटल स्टूडेंट्स हो गए 425 और एन ए यूनियन ओ हमने फाइंड किया है 195। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 ये 0 12 3 3 2। तो 230 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस पसंद करते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पसंद करते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी हमें फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर दिया। अब इसी को मैं साथ साथ, चूंकि मैं वेन डायग्राम से भी बता रहा हूं, दोनों कॉन्सेप्ट साथ साथ समझ में आ जाएंगे। इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं। देखिए ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। अब मैंने बताया कि हम यूजुअली अगर कुछ कॉमन आए उसमें तो हम उनको इंटरसेक्टिंग फॉर्म में लिखते हैं। तो दो सेट्स लिखेंगे हम, ये ए मीन्स एप्पल जूस को रिप्रेजेंट करता है, ये ओ ये ऑरेंज जूस को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें गिवन है कि एप्पल जूस पसंद करने वाले पीने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 115। 160 है ऑरेंज वाले और 80 है कॉमन, यानी दोनों पीते हैं। तो सबसे पहले कॉमन लिखते हैं हम 80। वेन डायग्राम में पहले कॉमन लिखा जाता है। अब हम एप्पल के टोटल लिखेंगे तो 115 टोटल हैं, 80 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कितने बचेंगे? 35। ये 115 हो गए। अब हमें लिखने हैं ऑरेंज के। ऑरेंज है 160, 80 लिख चुके हैं, तो ये 80। अब टोटल कितने हैं? टोटल है 425। 425 में से 160 195 आ चुके हैं, तो कितने बच गए? 230। अब देखिए ये जो रीजन है ये वो रीजन है जो या तो एप्पल जूस पसंद करते हैं या ऑरेंज जूस पसंद करते हैं। अब अगर मैं इसके बाहर का रीजन देखूं, यानी जो मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ना तो एप्पल पसंद करते हैं और ना ही ऑरेंज जूस। तो इसमें कितने आ रहे हैं? 230। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम यूज करके भी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, and 3 read all the 3 newspapers. Find the number of people who read at least one of the newspapers. And second one is the number of people who read exactly one newspaper. ठीक है, तो हम वेन डायग्राम से इसको करेंगे। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ जिससे कि ये अच्छे से समझ आ जाए। ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। मैं देखो 3 सेट्स हैं इसमें। एक तो 3 न्यूज़पेपर दे रखे हैं, एच टी एंड आई। तो मैं तीनों न्यूज़पेपर बना लेता हूँ इंटरसेक्टिंग फॉर्म में, एच टी एंड आई। ये हमने एच न्यूज़पेपर है, ये टी न्यूज़पेपर है और ये आई न्यूज़पेपर है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम कॉमन से स्टार्ट करते हैं। जितने सेट्स गिवन हैं हम देखते हैं सब में जो कॉमन हो। तो ये 3 सेट्स हैं जो तीनों में कॉमन है। तीनों होता है जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? ओ सॉरी, कितने लोग हैं? 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये 3, पहले हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो हमें इवैल्यूएट करना है, जो फाइंड करना है, वो हम लिखेंगे। अब देखेंगे एच और टी में क्या कॉमन है, यानी जो एच भी पढ़ते हैं और टी भी पढ़ते हैं। तो देखिए 11 रीड बोथ एच एंड टी। तो कितने हैं? 11। 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 8। तो देख सकते हैं एच और टी में कितने आ गए? 11 आ गए। अब देखते हैं एच और आई में कितने हैं जो एच और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
तो 9 रीड बोथ H एंड I, तो 9 है, 6 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये 6। अब H और I में कितने आ गए? 9 आ गए। अब लिखेंगे T और I के, देखेंगे T और I के कितने हैं? 8 रीड बोथ T एंड I, तो 8 है, तो ये 5, 3 हम ऑलरेडी लिख चुके थे। तो हमने ये पहले कॉमन जो एलिमेंट्स है वो लिख लिए। अब हम बात करते हैं H की। H पढ़ने वाले कितने हैं? 25। अब कितने आ चुके हैं इसमें? 8 6 14 17 प्लस 8 25, तो ये टोटल 25 आ गए जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं T की। T में कितने हैं? 26, 8 11 16 प्लस 10 26, T के 26 हो गए। एंड I भी 26 है, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो I के कितने आ गए? 9 5 14 12 26, तो ये हमने लिख लिए। अब इनको देख लेते हैं काउंट करके कितने हैं, क्योंकि टोटल कितने पे सर्वे हुआ है? 60 पर। तो पहले इनको काउंट कर लेते हैं एक बार। ये 8 16 10 26 29 34 6 40 और 12 52 और 8 60। अब देख सकते हैं ये टोटल यूनिवर्सल सेट में 60 हो गए जिन पर सर्वे किया गया है। अब देखिए इससे बहुत इजी होता है ये, जो हमें पूछा गया है डायरेक्ट बता सकते हैं। अब देखिए हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, तो एटलीस्ट वन इसका मतलब ये तो हिंदी पढ़ते हो या इंग्लिश पढ़ते हो, वो सॉरी H पढ़ते हो या T पढ़ते हो या I पढ़ते हो, तो कितने ऐसे? ये हैं, ये वे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। ये वे लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। तो कितने हैं ये? 52। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर इज 52। ठीक है, तो फर्स्ट का देखें तो ये कितना आ गया? 52 आ गया। अब नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन का मतलब है कि यदि वो H पढ़ते हैं तो वो T नहीं पढ़ते और ना ही I पढ़ते हैं, या तो वो केवल H पढ़ते हैं या केवल T पढ़ते हैं या केवल I पढ़ते हैं। अब वो देखते हैं, देखिए जो ये 8 हैं ये वो हैं जो केवल H पढ़ते हैं, ये वो हैं जो केवल T पढ़ते हैं और ये वो हैं जो केवल I पढ़ते हैं। तो टोटल सेकंड का देखेंगे तो 8 प्लस 10 प्लस 12, तो इनको ऐड कर लेते हैं 18, ये 30। सो 30 पीपल ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने जो भी डिस्कस किया ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।